जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट का पोर्शन पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसके बाद दोनों में कंबाइन होकर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में तो कंबाइन प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चे मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब बेसिक क्या है, वो कहाँ यूज है, क्या है क्या नहीं है ना, सारी चीजें। तो मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस एक्चुअल में जो पार्ट है वो एक पोर्शन है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च एक टॉपिक होता है, क्वीन थ्योरी बोलते हैं उसको। ऑपरेशन रिसर्च में हम क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं दिवाली का ऑफर है और आपकी एक कार कंपनी है। सपोज करिए आप निसान कार कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और दूसरे की एक कंपनी है, सपोज करो वो होंडा की है, ठीक है ना। तो दिवाली में क्या होगा, वो भी कोई ना कोई एसयूवी या कोई एक कार लॉन्च करेंगे अपनी, जिसपे वो ऑफर देंगे। आप भी कोई ना कोई एसयूवी अपना कार कोई लॉन्च करोगे, आप भी उस पर ऑफर दोगे ताकि आप कंपिटिटिव बने रहें उसके साथ में। अब ऑफर के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वो जो अपनी कार में दे रहे हैं वो क्या क्या चीजें दे रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं दे रहे, ताकि उनको लॉस कम हो, है ना, और प्रॉफिट भी हो जाए। क्योंकि वो ऑफर दे रहे हैं, कई कार की कीमत में कुछ ना कुछ चीजें घटा रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई एक्सेसरी या कोई ना कोई चीजें या कोई ना कोई चीजों के पैसे अलग से लेने पड़ेंगे कस्टमर से। तो जब वो कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं तो वो क्या क्या चीजें कम दे रहे हैं, क्या क्या चीजें ज्यादा दे रहे हैं, और आपने क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा दी हैं, क्या क्या चीजें कम दी हैं, ताकि आप कंपीट भी उनके साथ में कर पाए और आपको बेनिफिट भी हो। ये सारी की सारी चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब आपके पास में एक पर्टिकुलर डेटा होता है। यानी आपके पास में मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डेटा है कि हाँ यार, इन्होंने इस साल ये निकाली, पिछले महीने ये निकाली, इनके पास में ये कार्स हैं, हमारे पास में ये कार्स हैं, हमारे पास में इतनी सारी एक्सेसरीज हैं, ये सब देने के लिए अलग अलग ऑटोमेशन सिस्टम है, ये है वो है, सारी की सारी चीजें हमने एक डेटा में लिख रखी है। उसके पैसे कितने हैं वो पैसे लिख रखे हैं, इसके पैसे कितने हैं वो पैसे लिख रखे हैं। फिर कंपैरिजन करके हम क्या ज्यादा दे सकते हैं वो आप देखते हो, हम क्या ज्यादा दे सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस सब की जो रिसर्च होती है कि आपको क्या चीजों की जरूरत है, क्या नहीं है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी रिसर्च करने के लिए हमारे को एक डेटा के अरेंजमेंट की जरूरत है। डेटा अरेंज करना, है ना, वो काम होता है मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस एक्चुअल में होता क्या है, वो एक्चुअल में एक एरे होता है। एरे एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, वर्ड है इसके लिए एरे, ARRAY, ये वाला, ठीक है, एरे। ठीक है, एरे जो वर्ड है ये एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कलेक्टर, मतलब एक तरह से एक प्रॉपर कलेक्शन बोलते हैं उसको। प्रॉपर कलेक्शन का मतलब समझते हैं आप, कि जिसमें हर चीज एक फिक्स्ड पॉइंट पे फिक्स्ड हो, हर चीज की एक पर्टिकुलर पोजीशन हो, उस तरह के कलेक्शन को हम बोलते हैं एरे। तो एक्चुअल में मैट्रिसेस होता क्या है, ये एक तरह का ना रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है, और यूजुअली जो होता है इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ हमने एलिमेंट्स लिखने होते हैं इसमें, जिनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स होती है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, और ये वाला जनरल जो ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो ये वाले ब्रैकेट में लिखने के बाद में इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ चीजें लिखी है, जैसे A11, A12, A1N, ऐसा करके A21, A22, A2N ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे नीचे करते करते AM1 और MN, ये जो चीजें होती हैं, ये जो लिखे हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं इसको। तो जैसे A11 है, A12 है, ऐसे कर करके जितना भी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है, हर एलिमेंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। जैसे आपने एक्सेल शीट देखी होगी, एक्सेल शीट देखी आपने, उसमें दो तरह की चीजें होती हैं या दो तरह की लाइंस होती हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, इस तरह की। तो आप जब डेटा फिलअप करते हो तो आप दो तरीके से फिलअप कर सकते हो। आप तो एक तो इस डायरेक्शन में फिलअप कर लो, यानी लेफ्ट टू राइट, है ना, या तो आप इस डायरेक्शन में फिलअप कर लो डेटा, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो जब आप डेटा लेफ्ट टू राइट फिलअप कर रहे हो तो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, या रो वाइज आप फिलअप कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, रो वाइज आप फिलअप कर रहे हो। लेकिन अगर आप डेटा जो है ऐसे
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फिलअप करते हो तो हम बोलते हैं डेटा जो है आप कॉलम वाइज फिलअप कर रहे हो। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी क्या होता है, डेटा दो तरह से फिल होता है। दो तरह से कौन कौन सा? एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, और एक होता है अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड फॉर्म में। तो जब लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आप डेटा फिल कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं हम रो में फिल कर रहे हैं डेटा, और जब आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ डेटा फिल कर रहे हो तो हम इसको बोलते हैं कि कॉलम में हम डेटा फिल कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम वाइज हम क्या कर रहे हैं, डेटा फिल कर रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स बना रखी है, ये वाले ब्रैकेट में बनती है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो होता है ना इसमें बनती है। तो अगर मान लेते हैं इस जगह पे हम कोई भी डेटा फिल करते हैं तो हम इसको बोलते हैं पहली रो में फिल कर रहे हैं, फर्स्ट रो है। इसी तरीके से सेकंड रो होती है, अगर मैं ऐसे डेटा फिल कर रहा हूँ, फिर थर्ड रो होती है, और ऐसे करते 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 mth रो होती है। mth मतलब कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा होगा, है ना, तो mth रो होती है। कॉलम को हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम C1 कहते हैं, सेकंड कॉलम को C2 कहते हैं, इसको C3 कहते हैं, और ऐसे करते करते Cn तक जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रखा है ना, जैसे ये पहली रो है, पहला कॉलम है, तो इसकी पोजीशन को हम दिखाते हैं A11 से। ये जो पहला वाला वन है बच्चे, इसको बोलते हैं हम रो की पोजीशन, और जो दूसरा वाला वन है इसको बोलते हैं हम कॉलम की पोजीशन। तो A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब यह है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है A12 तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे थोड़ा सा और आगे जाऊं, A13 लिखा हुआ है, ये 1 ये 3, तो इसका मतलब ये मतलब है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। ऐसे करते 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 अगर मैं आगे तक जाऊंगा तो 1n तक पहुंचूंगा। कहां तक पहुंचूंगा? 1n तक, यानी एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में है, nth कॉलम में। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं ये वाली रो में और ये वाले कॉलम में एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन अगर मेरे को दिखानी होगी तो सेकंड रो है, और एक कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी पोजीशन होगी बच्चे A21। इस तरह आ जाते हैं तो ये हो जाएगी A22, उसके बाद में A23 डॉट 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 A2n हो जाएगी। आगे बात समझ में। इसी तरीके से A31 होगी, A32 होगी, 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो nth कॉलम, ऐसे कर करके आप nth तक लेके जा सकते हो। अगर मान लेते हैं इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये जो लास्ट वाली रो होगी उसके एलिमेंट AM1 AM2 और ऐसे करते करते AMN तक लिखे होते हैं। तो हमने जो लिखा है ना, ये इसी चीज को दिखा रहा है, ये इस चीज को दिखा रहा है कि अगर आपके पास में कोई क्या है, मैट्रिक्स है ना, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको दिखाना है तो उसको A11 बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपको दिखाना है तो उसको A12 बोलते हैं, ऐसे nth कॉलम तक A1n होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2-1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2-2, ऐसे 2n तक। थर्ड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम है ना, तो 3-1 होगा, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 4-1 होगा, mth रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, AM1 होगा, mth रो सेकंड कॉलम क्या होगा, AM2 होगा, mth रो nth कॉलम क्या होगा, AMN होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स होती क्या है, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है एलिमेंट का, रेक्टेंगुलर एरे होता है एलिमेंट का, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में असाइंड होते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, जो कभी भी अगर आपको कोई भी एलिमेंट की पोजीशन दिखानी हो तो उसमें रो कॉलम दोनों का ही यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ रो वाइज दिखाया जाता है या सिर्फ कॉलम वाइज दिखाया जाता है, दोनों का यूज होता है। जैसे अगर आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ये भी देखना होता है कि किस रो में है, और आपको ये भी देखना होता है किस कॉलम में है। तो ये जो पहला नंबर होता है ये रो को दिखाता है, जो दूसरा नंबर होता है वो किसको दिखाता है बच्चे, कॉलम को दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोल सकते हैं, या इसको कुछ और बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स होती है इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को जनरली क्या करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ लिखते हैं, AIJ लिखते हैं, और यहाँ पे M क्रॉस N डाल देते हैं लिखकर यहाँ पे। अब ये क्या मतलब है सर, देखो मुझे ये पता है कि जो पहला यहाँ पे लिखा होता है नंबर ये रो को दिखाता है, और दूसरा नंबर क्या दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग में I और J को डिसाइड कर लेता हूँ कि ये 1-1 होगा, 1-2 होगा, 2-1 होगा, 2-2 होगा, कितना होगा, जो भी होगा, है ना।
वो यहाँ पे आई और जे के रूप में डिसाइड होता है। तो ये जो आई जो होता है वो एक्चुअल में दिखाता है रोज को, रो की पोजीशन को, और जो जे दिखाता है ये दिखाता है कॉलम की पोजीशन को। और इस तरीके से अगर मतलब इतना लंबा ना लिखना हो हमारे को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना छोटा करके ए आई जे भी लिख देते हैं। इतना लंबा ना लिखकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम ही बात है, अगर आपने ऐसे लिखा है आपने ऐसे लिखा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मुझे पता है कि आई और जे जो है वो एम एन तक जा सकते हैं। ठीक है, एम एन तक जा सकते हैं, एम एन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे एम एन एलिमेंट आएंगे, मतलब एम एन तक एलिमेंट आएंगे पोजीशन तक। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। क्लियर है? अब एक दो चीजें और समझिएगा कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स हमारे को लिखनी हो, ठीक है, तो मैट्रिक्स में दो तीन चीजें होती हैं जो काम की होती हैं। सबसे पहला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और फिर होता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको अगर इसमें से कुछ काम का लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया जो मैंने बोला अभी? पक्का? चलो ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ से हटा के देखता हूँ मेरे पास में टाइप, तो चलो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले बच्चे हमारे पास में आता है ऑर्डर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसकी पोजीशन हमारे को दिखानी होती है एलिमेंट की, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। ऑर्डर को क्या बोलते हैं बच्चे? कोटि। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की कोटि। किसकी? आव्यूह की, आव्यूह की कोटि। ठीक है, अभी क्या होता है मेरे को जरा ध्यान से समझ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हर मैट्रिक्स में क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो असाइंड होते हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या बनती है, वो एक्चुअल मैट्रिक्स बन जाती है। तो अगर मेरे को ऑर्डर बताना हो किसी मैट्रिक्स का कि वो ऑर्डर होता क्या है, तो ऑर्डर होता है कि मैक्सिमम कितने नंबर किसी रो में या किसी कॉलम में आएंगे, वही उसका ऑर्डर होता है। तो अगर मैंने मान लेते कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख रखी है, A इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 भी लिख देते हैं, चलो A21 A22 A23 लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे 11 12 13 21 22 23। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने यहाँ पे जैसे ये इसमें आपने एलिमेंट बनाए, तो कितने एलिमेंट रो में दिख रहे हैं आपको और कितने एलिमेंट आपको कॉलम में दिख रहे हैं, तो ये होता है कॉलम और ये होती है रो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कितनी रो है, एक, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, तो दो रोज है यहाँ पे। सही है बात? अच्छा, कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यहाँ पे तीन कॉलम है, दो रोज हैं, तीन कॉलम है। तो अगर दो रोज हैं, तीन कॉलम है, तो इसके अंदर देखो जरा 2 3 तक एलिमेंट आएंगे। देख पा रहे हो आप? 2 3 मतलब यहाँ तक एलिमेंट आएंगे। जो लास्ट एलिमेंट है ये बताता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो सकता है। तो इसमें दो रोज तीन कॉलम होंगे, तो इसका ऑर्डर जो होता है बच्चे वो यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपको यहाँ पे तो नहीं लिख रखा है, इनको इन्होंने यहाँ पे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम आ सकते हैं वो मैट्रिक्स के बाहर लिखकर बताया जाता है, उसी को हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। यानी अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के बाहर ये लिख रखा है 2 क्रॉस 3, तो इसका मतलब ये है उस मैट्रिक्स में दो तो रोज हैं और तीन कॉलम है, और इसका एलिमेंट जो है लास्ट वाला 2 3 पे खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जैसे मान लेते कोई मैट्रिक्स लिख रखी है A इज इक्वल्स टू AIJ, ठीक है, और मैंने ऐसे लिख रखा है यहाँ पे 5 क्रॉस 2, तो इसका मीनिंग ये है इस मैट्रिक्स में 5 रोज हैं 2 कॉलम है, 5 रोज हैं 2 कॉलम है। तो अगर मैंने मान लेते किसी मैट्रिक्स में ऐसे लिख रखा है m क्रॉस n, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में m रोज हैं और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऑर्डर क्या काम करता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को भी काउंट करता है ना, कि किसी मैट्रिक्स में कितने रोज काउंट हो रहे हैं, कितने कॉलम काउंट हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितनी रोज दिखेंगे आपको, तो आप बोलेंगे m रोज है सर। कॉलम कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर n कॉलम से। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी लिख पाते हैं। तो ऑर्डर का काम क्या है, ऑर्डर का काम है किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना। इसके साथ साथ इसका एक और काम भी होता है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिखा है, तो अगर मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है, 6 आता है ना। तो 2 3 6 आता है, तो इसमें 6 एलिमेंट मैट्रिक्स में टोटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको काउंट करके देखूं जरा, 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें 6 एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है सर। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो अगर मान लेते हैं
कोई मैट्रिक्स ऐसे लिख रखी है मैंने, ठीक है, 1 2 5 7 2 9 4 5 2 1 2 3, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका ऑर्डर डिसाइड करना है पहले, तो ऑर्डर में मेरे को पहले देखना नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम देखना जरा, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। इसका ऑर्डर है बच्चे कितना, 3 क्रॉस 4। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, ठीक है। 3 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज है, और 4 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। यानी ये जो पहले लिखा होता है ये होता है क्या, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट है, बिना काउंट करे बताओ, काउंट नहीं करना, बिना काउंट करे बताओ, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 3 चौक कितना होता है, 12। तो टोटल एलिमेंट्स अगर आपको निकालने होंगे, टोटल एलिमेंट्स निकालने होंगे, तो आपको क्या करना होता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को। तो 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, काउंट कर लो आप तो पता लग जाएगा आपको, 12 ही है, 12 के 13 नहीं होंगे, 12 ही है और 12 ही होंगे, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, ऑर्डर समझ में आ गया आपको, मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया, है ना। मैट्रिक्स है क्या, रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट असाइंड होते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स के देखो ये साइड में लिखा जाता है ना, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर। और ऑर्डर क्या दिखाता है, आप किसी मैट्रिक्स में कितने रोज मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने कॉलम मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, एग्जैक्टली वैसे वो दिखाता है कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और इसके साथ ही वो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट करता है, ठीक है ना। कोई डाउट समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पूरा समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स को लिखने का ये भी तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमने ऐसे लिख रखी है, A इज इक्वल टू AIJ, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 2 क्रॉस 2, तो इसको हम बोलते हैं 2 रोज और 2 कॉलम की मैट्रिक्स। और याद रखिएगा इसका एक नाम होता है ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स। अगर मान लेते हैं सेम ऑर्डर है यहाँ पे, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो याद रखिएगा इसका ऑर्डर हम 2 क्रॉस 2 ना लिखकर इसका ऑर्डर 2 लिखते हैं जनरली। क्या लिखते हैं, जनरल इसका ऑर्डर क्या लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे हैं। नाम क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा इसका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसको ऑर्डर को 2 क्रॉस 2 ना लिखकर सिर्फ 2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेम रोज सेम कॉलम है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ रखा है ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 या ऑर्डर 5, तो इसका मतलब ये होता है अगर ऑर्डर 2 लिख रखा है तो 2 क्रॉस 2 उसका एग्जैक्ट ऑर्डर है। ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स बता रखी है तो इसका मतलब ये होता है 3 क्रॉस 3 उसका एग्जैक्ट ऑर्डर है। ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स कोई बता रखी है तो इसका मतलब ये है ऑर्डर 4 का मतलब ये होता है 4 क्रॉस 4 जो है उसका एग्जैक्ट ऑर्डर है। तो इस तरीके से इसको ऑर्डर को हम डिसाइड करते हैं किसी मैट्रिक्स की। बात समझ में आ गई, ऑर्डर को इस तरीके से डिसाइड करा जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या होता है, ऑर्डर के बेसिस पे ही ना मैट्रिक्स के टाइप डिफाइन होते हैं, ठीक है। कई सारे टाइप जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्डर के बेसिस पे होते हैं। जैसे सपोज करो हम कुछ टाइप से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक टाइप जो है, देखो सबसे पहला आता है इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, नाम से पता लग रहा है, देखो रो मैट्रिक्स यानी उसमें क्या होगा, एक रो होगी, एक रो तो होगी है ना। ऐसी मैट्रिक्स होती है, 1 रो होती है, इसमें एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने मान लेते कोई मैट्रिक्स ऐसे बना रखी है एग्जांपल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू मैंने ऐसे बना रखी है 1 5 7 3 डॉट 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 कुछ भी n तक पहुंचा दिया मैंने। तो इसमें अगर मैं पूछूंगा रो कितनी है तो आप बोलेंगे सर रो तो एक ही है, रो तो एक ही है, ये एक ही है। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सपोज करो n नंबर ऑफ कॉलम है तो इसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n। तो इसका मतलब रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर क्या होता है 1 क्रॉस n होता है। या मैं ऐसे समझ सकता हूँ, इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, एक ही रो होती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम क्या होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। दूसरी होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, ठीक है, एक कॉलम होता है। सपोज करो हमने कोई मैट्रिक्स A लिखी है और कुछ ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी,
ठीक है, m तक लिख दिया, तो इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस 1। m क्रॉस 1 का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है बच्चे कि जो नंबर ऑफ रोज है वो बहुत सारी हो सकती है। देख पा रहे हैं आप, ये भी रो है, 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 ऐसे करते करते बहुत सारी रोज है हमारे पास में, m रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है। ध्यान से देखो, कॉलम एक ही है मेरे पास में, कॉलम इसके बगल में दूसरा नहीं है कोई सा। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट होती है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स में इस पे ध्यान से देखिएगा, तुम्हारे को अंदर से फीलिंग आएगी, सिंगल तुम हो ठीक है, तो सिंगल मैट्रिक्स है ना, सिंगलटन सेट, सिंगलटन मैट्रिक्स कोई सी भी हो, है ना, इसको याद करना बालक के लिए ज्यादा टफ नहीं होता है ना। क्यों? अरे भाई साहब, ये बिल्कुल दिल के अंदर चीरती हुई जाती है इसकी डेफिनेशन। सिंगल है, कुछ नहीं है इसके पास में, अकेला, एक एलिमेंट, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तुम्हारे जैसा अकेला, है ना, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। और जो बॉयज स्कूल के पढ़े हुए हैं उनके पास सच में कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कुछ टाइम बिताया था बॉयज स्कूल में, सच में क्लास की सबसे बेकार लड़की भी मिल जाए ना उनको, मतलब अपने ट्यूशन सेंटर की, वो 10 लड़के जो हैं उस लड़की को, बेचारी को इम्प्रेस करने पे, बेचारी तो नहीं उस लड़की को इम्प्रेस करने में मतलब खुशी खुशी इम्प्रेस करने के लिए चले जाएंगे वो। तो बॉयज स्कूल के बच्चे तो भाई साहब महा सिंगल है ना। अब इधर ध्यान से देखो, कैटेगरी आती है ना सिंगल में भी। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक सेट या सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट वाली मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिंगलटन। जैसे सपोज करो A इज इक्वल टू, हमने ऐसे बना दिया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, x ले लिया, तो इसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो उसको बोल देते हैं सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन बोल देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर की जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, आपने स्क्वायर फिगर पढ़ी होगी, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, इसमें साइड तो होती नहीं, यहाँ पे होते हैं रो कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, यानी m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बनाई हमने ऐसे, ठीक है, और 1 2 3 4, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर 2 होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बोलते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए बच्चे? आपस में इक्वल हो जाए। इक्वल हो रहे हैं तो मैट्रिक्स स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, पक्का? कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हुए सर, तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। वो क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जहां पे m और n जो होगा वो बराबर नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होंगे। जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, Aij n क्रॉस n लिख देते हैं इसको। n क्रॉस n का मतलब ये होता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, सेम चीज लिख दी मैंने। यहाँ पे भी n लिख रखा है, यहाँ पे भी n लिख रखा है, यानी जितने एलिमेंट यहाँ पे उतने ही एलिमेंट यहाँ पे। बात समझ में आ गई? चलो इसको जरा नोट करो आप। चलो करो नोट, क्या आ रहा है? कर लिया? चलो आ जाओ भाई साहब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बता चुके हैं हम आपको। नेक्स्ट आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एक तरह की, ठीक है। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैं लिखने के लिए कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, है ना। अ टाइप ऑफ या अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद Aij नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट I एंड J आपस में क्या है बच्चे? इक्वल है। I इज इक्वल टू J। ये तो इसकी डेफिनेशन है। सर ये क्या लिखा है आपने? अजीब सा, ठीक है, सच दैट वाज दैट करके, है ना। क्या है ये? देखो ऐसा होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स बनाई मैंने ऐसी, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी?
जब इसकी वो एंट्रीज जो डायगोनल में आ रही हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1 0 2 3 नहीं 1 0 0 ऐसे डालता हूँ 1 0 0 0 3 0 0 0 5 है ना। तो इसके डायगोनल में, मैट्रिक्स का डायगोनल हम ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे काउंट नहीं होता। हम आप बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों काउंट करते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। हम जब इसके डायगोनल में एंट्रीज देख रहे हैं तो वो नॉन जीरो है, देख रहे हो, डायगोनल की एंट्री नॉन जीरो है, डायगोनल के अलावा सारे के सारे जीरो है। तो कहने का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्री क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, डायगोनल के अलावा सारे के सारे जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर, क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो यहाँ पे ना डेफिनेशन में से लिखा हुआ है aij नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट i इज इक्वल्स टू j। तो ये एक्चुअल में पोजीशन दिखाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, या डायगोनल क्या हम ऐसे ही डिफाइन क्यों करते हैं, इसके ऐसे डिसाइड क्यों नहीं करते। तो एक्चुअल में डायगोनल का मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला ऐसा डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें ith और jth पोजीशन सेम हो, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट, और ऐसे एलिमेंट की जो मैट्रिक्स बनती है उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट रो में है सर, फर्स्ट कॉलम में। ओके, इस पोजीशन की बात करें अगर इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम। सही है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो ये थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में। तो अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं तो इसकी पोजीशन है A11, इसकी पोजीशन है A22, इसकी पोजीशन है A33। तो A11 A22 A33, यहाँ पे तीन पोजीशन मेरे को दिखती है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं समझ पाऊं तो यहाँ पे जो I है और J है वो दोनों एक जैसे हैं, देख पा रहे, जो J है वही I है, जो I है वही J है भाई साहब, है ना। ये 2 का मतलब ये है I की पोजीशन J की पोजीशन सेम है, 3 का मतलब ये है I की पोजीशन J की पोजीशन सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें I और J की जो पोजीशन सेम वाले एलिमेंट हैं वो अगर क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आ रहे, उसके अलावा सारे जीरो हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उतने नंबर ऑफ रोज होती हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो भी 3 है ना। तो एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें ith और jth पोजीशन में जो इक्वल पोजीशन वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो हो जाते हैं। क्लियर है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे हम कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये तो पता लग गया एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट जो होंगे नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसमें जो जीरो एलिमेंट है वो कितने होते हैं अगर काउंट करने को मैं बोलूं, जैसे इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है इसमें, है ना। कितने एलिमेंट है, 6। तो अगर मान लेते मेरे को इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में पता लगाना हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो इसमें तो मैंने काउंट कर लिया, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, मेरे पास ऐसा हो गया, मान लेते हैं 10 क्रॉस 10 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस थोड़ी ना काउंट करने बैठूंगा, कैसे होगा काउंट, तो काउंट करना टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आपको ना मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, उस ऑर्डर को बोलते हैं हम एन। जहाँ पे जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो 3 है, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर मेरे को ये काउंट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस का ये होता है बच्चे एन स्क्वायर माइनस एन, या इसको एन एन माइनस 1 भी लिखते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 कर देना, तो 9 माइनस 3 कितना होता है बच्चे, 6 हो जाता है। 6 इसमें जीरो होंगे, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस हैं इसमें। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, ऑर्डर मतलब क्यों, कितने ऑर्डर किए, 3 क्रॉस 3 किए, 4 क्रॉस 4 किए, 5 क्रॉस 5 किए, 10 क्रॉस 10 किए, 20 क्रॉस 20 किए, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, पहली बात तो, ठीक है ना, 100 ऑर्डर की भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो भी ऑर्डर होगा आपको इस फॉर्मूले में डाल देना, आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितने जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई मेरी, है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने आप में, एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक तरह की, जिसके
डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और इसमें अगर जीरो की बारे में बताना हो कि कितने जीरोस हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट इसमें आता है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि जनरली क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में ही बच्चे डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ढूंढते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता। ज्यादातर बच्चों का, जैसे मान लेते हैं आप अभी पास हुए हैं या 12th में है, तो ज्यादातर बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब बच्चों को, लेकिन ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि ये मिसकंसेप्शन होती है कि डायगोनल सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का निकलता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ऐसा नहीं होता, डायगोनल रेक्टेंगल मैट्रिक्स का भी निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे एक मैट्रिक्स है ये वाली, इसका डायगोनल मैं पूछता हूँ क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये है सर डायगोनल एलिमेंट, आई मीन ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, तो आप बोलेंगे ये 2, 23 और 7। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है बच्चे, 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 4, तो ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर अगर अलग है, मतलब 3 क्रॉस 4 है, 3 उधर है 4 उधर है, तो दोनों नंबर अलग अलग, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इसका डायगोनल निकालना हो तो इसका डायगोनल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा निकल जाता है। ठीक है, तो कोई भी टीचर पूछे आपसे कुछ भी, आपको कभी खुद भी अपना दिमाग कहीं पर लगाना हो क्वेश्चन में, तो डायगोनल तो सबके निकलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, डायगोनल एलिमेंट सबके निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A22, इसको बोलते हैं A33। तो हर मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट निकालने पॉसिबल होते हैं जिसकी पोजीशन 1, 1, 2, 2 या 3, 3 ऐसी कुछ हो, तो हर मैट्रिक्स का हम डायगोनल निकाल सकते हैं। तो डायगोनल निकालने का मतलब ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा ही जाना पड़ेगा आपको, जिस जगह पे ये एलिमेंट की पोजीशन दिख रही है वही इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 21, 2, 33 और 7 होंगे। इस मैट्रिक्स में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सीधा लाइन जा रही है, हम सीधी लाइन नहीं भी जाएगी तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक टच करे, जरूरी नहीं। ठीक है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर टच करे, ठीक है, नहीं कर रहा तो भी उसके डायगोनल एलिमेंट निकल सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, मैं क्या बोला, कि जब भी आपको किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट निकालने हो तो आपको बस वो देखना होता है कि जो AIJ में है, I और J पोजीशन सेम वाले एलिमेंट कितने हैं, जो वो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट होंगे A11, A22, A33, वही क्या होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट बचेंगे। आगे बात समझ में, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर ना पता क्या बेसिक चलेगा, मैं डायरेक्ट कुछ भी स्टार्ट नहीं करता यार, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लीजिए आप, है ना, समझने में चीजों को, आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और मैं हर तरह के क्वेश्चन लूंगा इसमें, अच्छे क्वेश्चन लूंगा, मैं मेंस के भी क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है ना, सारे के सारे, तो मेंस के भी क्वेश्चन लूंगा, आपको क्वेश्चन प्रीवियस लगभग मैं सारे खींचूंगा इसमें, ठीक है ना, फिक्र ना करिए आप। तो आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी अच्छा मिलेगा, कॉन्सेप्ट वो मिल जाएगा आपको जो कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो अब आता है बच्चे हमारे पास में नेक्स्ट चीज जिसको बोलते हैं हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस, अब सर ये ट्रेस क्या होता है? देखो, अगर आपने किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट निकालना सीख लिया, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में AIJ और कुछ भी ऑर्डर है उसका, M क्रॉस M, N क्रॉस N, कुछ फर्क नहीं पड़ता, M क्रॉस N भी हो, तो डायगोनल तो सबके निकल सकते हैं, है ना। कोई भी एक मैट्रिक्स है और हमने कोई भी मैट्रिक्स एक बना ली, सपोज करो ये बना ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ट्रेस फाइंड करना। क्या करना? ट्रेस फाइंड करना। ट्रेस को हम वैसे लिखते क्या है, वैसे इस तरीके से TR लिख देते हैं, फिर A लिख देते हैं। TR का मतलब होता है ट्रेस और A मतलब मैट्रिक्स A का ट्रेस निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन I is equals to 1 to N, N मतलब जो भी ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है, और AII। अब इसका मीनिंग ये है, सिंपल भाषा में बोल, तो मैट्रिक्स में अगर आप क्या करें, सेम पोजीशन यानी डायगोनल वाले एलिमेंट को अगर आप ऐड कर दें तो 1 + 5 + 9, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, इसी को ट्रेस बोलते हैं। तो अगर आप क्या करें, डायगोनल एलिमेंट का सम निकाल दें 1, 5 और 9 का, तो वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, वही क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस में कर क्या रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो A11
डायगोनल एलिमेंट होता है, A22 डायगोनल एलिमेंट होता है, A33 ANN ये सारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो इन सबको आपने ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ के जो आंसर मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, ट्रेस बोलेंगे। अब ट्रेस जो होता है मैट्रिक्स का, क्योंकि वो एक तरह की पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब ये एक तरह की वैल्यू है, सम करके आ रही, तो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स अलग अलग दे रखी है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है ना। यानी आपको अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, फिर आपने ट्रेस निकाला या दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाला तो वो इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद में ऐड कर दो, अलग अलग ट्रेस निकाल के बाद में ऐड कर दो, या एक पहले ऐड करके बाद में ट्रेस निकाल दो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर होता है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए होता है। ट्रांसपोज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है काम की है तो मैं इसलिए एक ही जगह पे लिख रखी है मैंने सारी ना, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है बच्चा, ट्रेस ऑफ ए होता है। फिर ये आता है ट्रेस ऑफ के ए मतलब सपोज करो कोई कांस्टेंट नंबर है जो मैट्रिक्स में कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर मैंने उसका ट्रेस निकाला और कांस्टेंट को कॉमन लेके बाद में हमने निकाला तो भी वो सेम रहता है, मतलब नंबर को या तो बाद में मल्टीप्लाई कर दो ट्रेस निकाल के, तो डायरेक्ट निकाल दो, तो सेम आंसर देता है। फिर है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी होता है। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्टेड है तो मल्टीप्लाई हो रखी है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रखी है और उसका मैंने ट्रेस निकाला, तो वो बी और ए की मल्टीप्लाई अगर करके मैं निकालूंगा ट्रेस तो वो इसके बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये है ट्रेस जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। बात समझ में आ रही? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ट्रेस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ट्रेस जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है आपने अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज करने पर ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी ए बी को मैंने बी ए कर दिया, ए इंटू बी निकाला मैट्रिक्स में, बी इंटू ए निकाला मैट्रिक्स में, दोनों के केस में ट्रेस सेम आ रहा है, ट्रेस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है सर? देखो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। क्या हो रहा है? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। बट इसमें क्या फर्क है मैं थोड़ा समझाता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि एलिमेंट जो होते हैं डायगोनल के वो सेम हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन तो वैसे ये होती है कि अगर A इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, और ए आई जे जो है अगर वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी कि उसकी वैल्यू कुछ आ रही है नंबर, अगर i जो है वो j के इक्वल है, और कुछ नहीं आ रही है, जीरो आ रही है, अगर i जो है वो j के इक्वल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है? स्केलर। अब आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन तो हमने कहीं नहीं देखी, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको ना। ये फंक्शन के फॉर्म में कई बार मैट्रिक्स को क्या होता है फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं डेफिनेशन को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें मतलब ये है कि आपको सपोज करो कि एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है, हमने क्या करा उसके डायगोनल एलिमेंट सेम कर दिए, बाकी एलिमेंट जीरो कर दिए, बाकी एलिमेंट क्या कर दिए, जीरो कर दिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें आप अगर अब डेफिनेशन को आप पढ़ना कि A, इसका आंसर कुछ A आएगा जब I और J इक्वल नहीं होंगे, और जीरो आएगा जब I और J इक्वल नहीं होंगे। जब I और J इक्वल होंगे तो A आएगा, जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 3 5 कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, मतलब ये सेम एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इसमें अलग अलग एलिमेंट यूज नहीं होते। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, स्केलर होती है। स्केलर में याद रखिएगा अगर डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है तो वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है,
लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है यहाँ पे तो वो स्केलर मैट्रिक्स है उस केस में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इन डायगोनल एलिमेंट को आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ए कॉमन लो तो ये कुछ ऐसे बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी हो सकता है आगे लिखा आया हो मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आगे की स्लाइड में हो सकता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो आइडेंटिटी के बारे में, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं जनरली हम। ये होता क्या है बच्चे, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर ही मैट्रिक्स होती है भी, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं बच्चे। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो कितने भी ऑर्डर की हो सकते हैं, 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 ऑर्डर की हो सकती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल मैट्रिक्स माना जाता है। मल्टीपल मैट्रिक्स ऐसे माना जाता है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ इस तरीके से a इंटू आई के इक्वल है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट है इसका, याद रखिएगा इसको, है ना। क्लियर है, चलो इसको नोट करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, याद कर लिख लो भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। आई और जे इक्वल है तो इसका आंसर 1 है, मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 है। इक्वल नहीं है तो इसका आंसर 0 है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट है तो वो 0 होंगे, ठीक है। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें याद रखिएगा, इसको हम जनरली क्या आई से डिनोट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसको I2 बोला जाता है। I2 का मतलब ये होता है 1 0 0 1। अगर इसका ऑर्डर 3 है तो इसको I3 बोला जाता है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर 4 है तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे, ऑब्वियसली I4 बोला जाएगा, है ना। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसा कुछ बनेगा आपको, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होगी बच्चे, इसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज बहुत आसान है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आपने आई की कुछ भी पावर कर ली, मतलब आई को कितनी भी पावर निकाल ली, 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर, तो पावर निकालने से आंसर चेंज नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स की पावर वही, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से आता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसकी कितनी पावर निकालोगे तो उसका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आई की पावर कितनी भी करो आई ही रहता है, समझ गए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि आई को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कैसे ही मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट मल्टीप्लाई करो या राइट मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसको अगर मैं किसी नंबर से या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वही चीज को वापस दे रहा है। आइडेंटिटी का मतलब ही वही होता है कि वही चीज को वापस लेकर आ जाएगा। तो अगर मैंने मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास में ए, मैंने उसको क्या करा, आई से मल्टीप्लाई करा, तो उसका ए ही वापस आंसर आएगा। तो ए ही वापस आंसर आएगा, इसलिए उसको आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट होता है कि अगर मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें, लेफ्ट या राइट, तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी हो, इनवर्स कुछ भी हो, इनवर्स में ट्रांसपोज हो, अगर सॉरी ट्रांसपोज हो, तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही इसका आंसर निकलेगा। और समझ में आ गई। अब इसको नोट करो जरा, ठीक है। चलिए, बाकी ऊपर देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ के आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। मेरे को डेफिनेशन पढ़ने की ज्यादा आदत है नहीं, इसलिए मैं कम ही पढ़ता हूँ डेफिनेशन ठीक है। मैं आपको लेकिन समझा देता हूँ कि हाँ ये ठीक है। मेरे को वो आदत नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो काम नहीं है मेरा, ठीक है ना। वो अजीब सा हो जाता है, वो तुम्हारे को भी मजा नहीं आएगा, है ना। तो तुम्हारे को देखो डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, समझ में आनी चाहिए यार क्या है ये, है ना। डेफिनेशन कहाँ, डेफिनेशन का क्या करना है तुम्हारे को, 12th का एग्जाम देना है क्या, ठीक है। तो उतना जितना समझ में आना चाहिए वो मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, ठीक है। खाली डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा,
आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, तो चीजें समझाने पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं, ठीक है, कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लिखी हुई थी, हम बता रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेशन जो है इस तरीके से नहीं समझा रखी थी, हम समझा रहे हैं, है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है भाई साहब, ये भी एक तरह की। इसका देखो अगर डेफिनेशन ही पढ़नी है मेरे से, तो डेफिनेशन होती है aij इज इक्वल टू 0 होता है, इसमें i जो होता है वो j से बड़ा होता है, यानी रोज के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉलम के एलिमेंट के ज्यादा होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसा कुछ लिख रखा है, ठीक है। तब अगर ऐसा होगा तो aij जो होगा वो 0 होगा। अब ऐसा समझो कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर कैसे बनेगी, मैं बताता हूँ। जैसे कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैंने ऐसे बना दी 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में ना, ये क्या करेगी ऊपर की तरफ, ये एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करती है, देखो जरा, देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ ऐसा ट्राइंगल फॉर्म करती है ना। तो इसके डायगोनल एलिमेंट से लेके ऊपर तक आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या हो सकती है? नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि ये वाला कट करूं मैं और यहाँ पे 2 रोज और कॉलम जो है वो कम कर दूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ नंबर ऑफ रोज ना भी हो, चलो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा, जो आई की जो पोजीशन है वो जे की पोजीशन से बड़ी हो सकती है, ठीक है। आई की पोजीशन क्या हो सकती है? जे की पोजीशन से बड़ी हो सकती है। जैसे हम इसमें ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ से एक ट्राइंगल बनता हुआ फॉर्म होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, जैसे मान लेते हैं बी जो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखो, ये डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, मैं आपको सीधा बताता हूँ, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि आई की पोजीशन, सॉरी, इसमें छोटी होती है आई की पोजीशन जे की पोजीशन से छोटी होती है, उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें, जीरो एलिमेंट में ये बड़ी होती है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट जीरो है तो यहाँ पे देखो आई की पोजीशन जे की पोजीशन से बड़ी होगी। देखो यहाँ पे आई की पोजीशन कितनी है? 8 2 1 है ये, है ना। तो आई की पोजीशन 2 है, जे की पोजीशन कितनी है? 1 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखो उल्टा है, 1 2 3 होगा, ठीक है। फिर 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ये 0 ना भी रखो, 0 होगा, फिर 4 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें देखो नीचे की तरफ ट्राइंगल शेप होगी, इसका ऑर्डर भी कितना है? 3x3 है। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है? लोअर ट्राइंगुलर होती है, ठीक है। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में समझ में आ गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हम निकाल सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, कभी भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं है कि 0 3 ही आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला होता है इसका कि जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n+1/2। n क्या होता है यहाँ पे? n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स बना रखी है A = Aij, और इसका ऑर्डर जो है मैंने 6x6 ले रखा है। मैंने बोला कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो मिनिमम, अगर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों में लगेगा फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, और जीरोस अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो 6 × 7/2 21, है ना। तो 21 जीरोस उसमें आ सकते हैं, मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो देखो बढ़ा सकते हैं उसमें, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे? 21 आएंगे उसमें, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी। डायगोनल बोलूं मैं, स्केलर बोलूं मैं, या आइडेंटिटी बोलूं मैं, तीनों ही मैट्रिक्स में सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ये दोनों होती है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई है, डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 5 0 0 0 7, ठीक है, 0 0 7 जेम्स बॉन्ड, है ना।
तो ये कौन सी है, इसका ऊपर वाला पार्ट 0 है, नीचे वाला पार्ट 0 है। सर ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर है या लोअर है? तो ये दोनों है। याद रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होती है, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ भी ट्रायंगल बन सकता है। क्लियर है? नॉन जीरो का मतलब ये नहीं है कि सारे एलिमेंट नॉन जीरो ना, कोई एक भी एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाता है तो वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसके लिए आपको सारे एलिमेंट नॉन जीरो करने की जरूरत नहीं। क्लियर? चलो इसको आप नोट कर लो। नीचे देखना जरा, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है हमने। सपोज ए और बी जो है वो दो मैट्रिक्स हैं, एन क्रॉस एन ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की? एन क्रॉस एन ऑर्डर की, और दोनों क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो ए प्लस बी के ए बी कुछ भी निकालोगे, सारी की सारी क्या होंगी, अपर ट्रायंगुलर ही होंगी। तो इसका मतलब ये होता है अपर ट्रायंगुलर को ऐड करोगे तो भी अपर ट्रायंगुलर ही बनती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो भी अपर ट्रायंगुलर ही बनेगी। अपने आप को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी अपर ट्रायंगुलर बनेगी। ठीक है, डायगोनल के रिस्पेक्ट में, डायगोनल के रिस्पेक्ट में मतलब डायगोनल के रिस्पेक्ट में डायगोनल चेंज हो सकता है, लेकिन डायगोनल उसका नॉन जीरो होगा। एक ना एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो नॉन जीरो होगा। तो ये इस तरीके से बता रखा है। ठीक है ना, डायगोनल के रिस्पेक्ट में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। अगर मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स और मैट्रिक्स है एफ ए, और वो ट्रायंगुलर, मतलब अगर मान लेते हैं दो मैट्रिक्स हमारे पास में ए और बी है, अपर ट्रायंगुलर है, तो कोई पॉलिनोमियल के लिए एफ एक्स के लिए, ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन के लिए एफ एक्स के लिए जो एफ ए होगा, मतलब इसकी वैल्यू अगर फंक्शन में डाल दूं तो वो भी क्या होगा, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। ठीक है, अगर ए जो है इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल या अपर ट्रायंगुलर है, तो वो इन्वर्टिबल भी होगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसकी कंडीशन होगी। इन्वर्टिबल का मतलब होता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी आपको आधी बातें समझ में आएंगी, आधी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने इन्वर्टिबल के बारे में नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा है ना, तो आपने प्लस करना भी नहीं सीखा अभी तक, है ना। तो ए जो है बच्चे वो इन्वर्टिबल होगी अगर मान लेते हैं हर डायगोनल एलिमेंट उसका क्या हो जाए, नॉन जीरो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कितना टाइम बचा है, ऑपरेशन आज की क्लास में हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, है ना, कल क्लास में। ठीक है ना, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ द लीस्ट नंबर ऑफ जीरोस इन अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज 10, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 3x3, 4x4, 5x5, 10x10। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बच्चे? कितने हैं? 10 है ना। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आपको अगर इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर नहीं पता ना, तो ऑर्डर को क्या कंसिडर कर लो, n कंसिडर कर लो। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये होता है n+1/2। ठीक है, ये बोल रखा है 10 है, तो n+1/2 की वैल्यू 10 है, इसका मतलब अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर लो तो 2 10 का 20 हो जाता है, 20 = n+1 हो गया। ठीक है, ये सोचो कौन सा नंबर होगा 3, 4, 5 या 10 में से जो यहाँ पे डालूंगा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। ऐसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सपोज करो n = 4 है, इसका मतलब n+1 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर 4 × 4 + 1 5 होता है, 20 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया वैसे? 4 हो गया। इस तरीके से आपको ऑर्डर निकालना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना। हम किसी क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, 12th क्लास का, ठीक है ना, हम किसी 12th का 11th का ऐसा कोई एग्जाम नहीं दे रहे कि बैठ के हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व नहीं करना, आपको जल्दी आंसर देना होता है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, तब मैं आगे की चीजें करवाऊंगा, मतलब ऑपरेशंस वगैरह करवाऊंगा। ठीक है, वरना चले 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, मेरे को लगता है कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि हम
ऑपरेशंस के बाद में बिना क्वेश्चन कराए थोड़ी ना ऑपरेशन करवाएंगे। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना, तो सारे क्वेश्चन ही करवाने हैं मेरे को, जितने भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, बेसिक आपको समझ में आ गई, हम बेसिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये हम कल की क्लास में लेते हैं आपको ऑपरेशन के साथ। तो ऑपरेशन हम इसके कल से स्टार्ट करेंगे। आपको अभी इतना मतलब टाइप्स वगैरह हमने खत्म कर दिए, आपको टाइप्स समझ में आ गए ना, ठीक है। कल से आपको जो है प्रॉपर ऑपरेशन के साथ में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है? समझ में आ रहा है चीजें? अगर आपको क्लैरिटी आ रही है तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।